नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अचानक वृद्धाश्रम से लौटी सास ने बहू के साथ किया ऐसा काम कि आज पवन ऑफिस से जैसे ही घर लौटा तो उसी समय उसके फोन की घंटी बज उठी। पवन ने फोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो, क्या बिमला जी के बेटे पवन शर्मा बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं पवन बोल रहा हूँ। बताइए, क्या बात करनी है? मैं योगी वृद्धाश्रम से बात कर रही हूँ। योगी वृद्धाश्रम का नाम सुनते ही पवन तुरंत बोला, जी बोलिए, क्या बात है? मेरी माँ तो ठीक है ना? उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं? पवन चिंतित स्वर में बोला तो दूसरी ओर से आवाज आई, जी हाँ, आपकी माताजी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हमें आपको बताना था कि हमारे वृद्धाश्रम की जमीन सरकार द्वारा एक्वायर कर ली गई है। इसके बदले में हमें शहर से 20 किलोमीटर दूर दूसरी जगह दी गई है। वहां वृद्धाश्रम की बिल्डिंग बनाने का काम चल रहा है। उम्मीद है कि 1 महीने के भीतर बिल्डिंग बनाने का काम पूरा हो जाएगा, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में हमारी यही कोशिश है कि सभी वृद्ध जनों को कोई असुविधा ना हो। इसलिए आपसे गुजारिश है कि यदि हो सके तो 1 महीने के लिए आप अपनी माताजी को अपने पास रख लें। जैसे ही वृद्धाश्रम की बिल्डिंग बनाने का काम पूरा हो जाएगा, हम आपको सूचित कर देंगे और आप फिर उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ जाना। ठीक है, मैं कल सुबह आकर ही माँ को वहां से ले आता हूँ, कहकर पवन ने फोन रख दिया। फोन सुनते ही पवन कुछ सोच में पड़ गया। तभी उसकी पत्नी हेमा रसोई घर से बाहर आई और बोली, किस सोच में डूबे हैं? किसका फोन था? तो पवन ने कहा, वृद्धाश्रम से फोन था। वो बता रहे थे कि वृद्धाश्रम शहर से बाहर स्थानांतरित किया जा रहा है, इसलिए हमें माँ को कुछ दिनों के लिए अपने पास रखना होगा। क्या? और तुमने हाँ कर दी? हेमा चौंकते हुए बोली। तो पवन बोला, और क्या करता हेमा, अपनी माँ को परेशान होने के लिए ऐसे ही छोड़ देता? लो, बैठे बिठाए अब एक और मुसीबत गले पड़ गई, हेमा मुंह बनाते हुए बोली। तो पवन बोला, हेमा, ऐसे समय में हम जब उन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब केवल तुम्हारी जिद की वजह से मैंने उन्हें वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया। केवल तुम्हारे कारण ही मेरी माँ मेरे साथ नहीं रह पा रही, और अब मेरी माँ का कुछ दिनों के लिए यहाँ रहना भी तुम्हें मुसीबत लग रहा है। फिर हेमा गुस्से से बोली, पवन, हमारे घर में केवल 2 ही कमरे हैं, तो उनकी जगह कैसे बन पाएगी? और फिर हमारे बेटे जय के पेट में इन्फेक्शन की वजह से मैं पहले ही ऑफिस से बहुत छुट्टियां ले चुकी हूँ, फिर भी उसकी तबीयत जस की तस बनी हुई है। न जाने कब ये परेशानी दूर होगी। अब ऊपर से तुम्हारी माँ भी, कहते हुए हेमा नाराजगी जताती हुई चली गई। अगले दिन पवन सुबह जल्दी उठ गया और तैयार होकर अपनी गाड़ी में बैठकर माँ को वृद्धाश्रम से लाने चला गया। उधर आश्रम में विमला जी को वहां की संचालिका ने पहले ही बता दिया था कि आज उनका बेटा उन्हें लेने आ रहे हैं और वो 1 महीना अब अपने बेटे के घर पर ही रहेंगी। आज इतने दिनों बाद अपने बेटे का चेहरा देखेंगी, ये सोचकर विमला जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, लेकिन फिर अगले ही पल इस बात से उदास भी हो गई कि उनका बेटा अपनी मर्जी से उन्हें लेने नहीं आ रहा, बल्कि माँ को अपने साथ रखना उसकी एक मजबूरी है। बुझे मन से विमला जी अपने कपड़े एक बैग में रखने लगी। बिस्तर के पास रखी मेज पर उन्होंने अपने छोटे से परिवार की एक तस्वीर रखी हुई थी, जिसमें उनके पति प्रकाश जी ने अपने 1 साल के बेटे पवन को गोद में बैठाया हुआ था। बैग में उस परिवार को रखने से पहले उसे उठाकर बड़े प्यार से नहाने लगी और उनके कानों में उनके नन्हे पवन की किलकारियां गूंजने लगी। विमला जी एकाएक अपने अतीत में खो गई।
और उनके सामने अपने बेटे की बचपन की यादें उभर आई। विमला जी अपने पति प्रकाश जी के साथ गांव में रहा करती थी। प्रकाश जी गांव में ही एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे, जबकि विमला जी स्वयं बहुत अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु समझदार और कुशल गृहिणी थी। गांव में उनका अपना पुश्तैनी घर था। बहुत अधिक खुशहाली तो नहीं थी, परंतु किसी चीज की कोई कमी भी नहीं थी। कमी थी तो बस ये कि शादी के 60 साल बीत जाने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। न जाने कितने तीर्थ स्थानों पर माथा टेका, कितनी मन्नतें मांगी। आखिरकार भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली और पवन के रूप में उन्हें संतान प्राप्ति हुई। माता पिता बड़े ही लाड प्यार से अपने बच्चे को पालने लगे थे। नन्हा पवन तो अपनी माँ के बिना खाना भी नहीं खाता था। उसकी जरा सी रोने की आवाज सुनकर ही विमला जी सारा काम छोड़कर दौड़ी चली आती थी। विमला जी अपने बेटी को देखकर फूले नहीं समाती थी और दोनों सोचा करते थे कि रिटायरमेंट के बाद उनकी खूब सेवा होगी और वे दोनों बड़ी आराम की जिंदगी गुजारेंगे। पिता ने उसकी पढ़ाई में कभी पैसों की कमी नहीं आने दी। स्कूल के बाद उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और पढ़ाई पूरी होने के बाद एक अच्छी कंपनी में उच्च पद की नौकरी हासिल कर ली। पवन अपने साथ काम करने वाली हेमा को पसंद करने लगा और जल्दी ही दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। हेमा एक आधुनिक लड़की थी जो एकदम चंचल प्रवृत्ति की थी। बचपन में ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी और उसके पिता ने पढ़ाई लिखाई के लिए उसे हॉस्टल भेज दिया था और पढ़ाई समाप्त होने के बाद उसने नौकरी करनी शुरू कर दी। लेकिन इस दौरान वो कभी परिवार शब्द का मतलब ही नहीं जान पाई थी। जब पवन ने अपनी पसंद के बारे में माता पिता को बताया तो विमला जी और प्रकाश जी ने अपने मन को ये सोचकर समझा लिया कि वक्त का ही तकाजा है। आजकल बच्चे अपनी पसंद से ही शादी करते हैं, इसलिए उन्होंने अपने बेटे की खुशी के खातिर इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। लेकिन हेमा ने शादी होते ही पवन से स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि उसे अपने जीवन में किसी की भी दखल अंदाजी पसंद नहीं है और ना ही वो गांव में रहना चाहती है। हेमा की दो टूक बात सुनकर पवन हैरान रह गया। उसने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। आखिरकार शहर में रहने के इरादे से कुछ दिनों बाद उन दोनों ने नोएडा की एक कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली और अपने माता पिता को छोड़कर बड़े शहर में ही उन्होंने अपनी नई दुनिया बसा ली। रह रहकर विमला जी सोचती थी कि कितने अरमान थे उनकी बहू के आने पर वो उस पर अपनी प्यार और दुलार की बरसात करेंगी। लेकिन सब अरमान धरे के धरे रह गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। उनका बेटा 2 बच्चों का पिता बन चुका था और प्रकाश जी अपनी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। विमला जी और प्रकाश जी का बहुत दिल करता कि अपने पोता पोती को खूब दुलार दे। कभी बच्चों से मिलने जाते भी तो 2-4 घंटे बिताकर आ जाते, लेकिन उनके बेटा बहू कभी उन्हें अपने साथ रहने के लिए नहीं कहते। लेकिन फिर भी दोनों गांव में एक साथ थे तो जीवन की गाड़ी सुचारू रूप से चल रही थी। परंतु एक दिन अचानक प्रकाश जी एक सड़क दुर्घटना की चपेट में आ गए और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। और उसी दिन विमला जी की तो जैसे दुनिया उजड़ गई। वे तो एकदम टूट ही चुकी थी। पिता की मृत्यु की खबर सुनते ही पवन तुरंत अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर गांव पहुंच गया और सारी रस्में निभाई। उनकी बहू हेमा तो औपचारिकताएं निभाकर 4 दिन बाद ही बच्चों को लेकर वापस नोएडा लौट गई, जबकि पवन पूरे 20 दिन गांव में ही रुक रहा। सब कुछ उचित तरीके से निपटा कर ये कहकर वापस नोएडा चला गया कि जल्दी ही माँ को अपने साथ नोएडा ले जाएगा। एक दिन पड़ोसन हालचाल पूछने आई तो बातों ही बातों में विमला जी ने उन्हें बताया कि अब उनका बेटा
उन्हें अपने साथ ही शहर ले जाएगा। तो पड़ोसन बोली, अरे विमला, तुम भी क्या बात करती हो? अगर लेकर जाना होता तो पहले ना ले जाता। भाई साहब को गए कितने दिन बीत गए, और आजकल की बहू को भी कहाँ पसंद है सास ससुर के साथ रहना। कोई अखबार वगैरह पढ़ती हो या नहीं? आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को अपने साथ रखना नहीं चाहते। ज्यादा हुआ तो कुछ पैसे देकर अपने कर्तव्य से इक्तिश्री कर लेते हैं। ये बात सुनते ही विमला जी चौंक गई, लेकिन फिर अपने दिल को समझाते हुए बोली, अरे नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो मुझे लेने जरूर आएगा। विमला जी ने उनकी बात को नकार दिया था, परंतु बेटी की राह देखते देखते 7 महीने बीत गए। पवन उन्हें लेने नहीं आया। अब तो अकेलापन उन्हें मानसिक रूप से परेशान करने लगा था और वो बीमार रहने लगी। इस बात का जब पवन को पता चला तो उससे रहा नहीं गया, लेकिन जैसे ही उसने गांव जाकर माँ को शहर लाने की बात कही तो हेमा लड़नी झगड़नी पर उतारू हो गई और साफ साफ कह दिया कि या तो इस घर में अपनी माँ को रखो या मुझे। परेशान होकर पवन ने अपनी माँ के लिए नोएडा में ही एक वृद्धाश्रम में रहने का इंतजाम करवा दिया, जहाँ सुख सुविधा की हर वस्तु उपलब्ध थी। बस नहीं था तो उनका अपना परिवार, लेकिन फिर भी वहाँ उनका अच्छे से ख्याल रखा जाने लगा। सुबह उठकर अपने हम उम्र लोगों के साथ योगाभ्यास करती और दिन में कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ लेती या फिर बागवानी में अपना समय देती। धीरे धीरे उनकी सेहत सुधारने लगी थी। आज विमला जी को वृद्धाश्रम गए 5 साल बीत चुके थे। इस दौरान पवन कभी कभार अपनी माँ से मिलने आ जाया करता था, लेकिन इस बार शायद काम की व्यस्तता के कारण 7 महीने बीत गए थे, लेकिन वो उनसे मिलने के लिए नहीं आया। अतीत के समुद्र में गोते खाती विमला जी अभी ये सब सोच ही रही थी कि पीछे से आवाज आई, माँ कैसी हैं आप? पवन ने माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा तो बेटी का चेहरा देखते ही विमला जी के होठों पर एक मुस्कान फैल गई। फिर सब कुछ भूलकर बेटी को ढेरों आशीर्वाद देने लगी। पवन उनका सामान गाड़ी में रखकर अपने साथ बिठाकर उन्हें घर ले आया। घर पहुंचकर डोरबेल बजाई तो हेमा ने दरवाजा खोला। आज हेमा ने पवन के कहने पर ऑफिस से छुट्टी ली थी। अपनी सासू माँ विमला जी को अपने सामने देखकर उसने कुछ हिचकिचाहट के साथ उनके पैर छुए। पवन का सामान अंदर रखने लगा और विमला जी अपने बहू को देखकर मुस्कुराते हुए उसके सिर पर बड़े प्रेम से हाथ फेरने लगी और आशीर्वाद देने लगी। तो हेमा भी फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, आइए माँ जी, अंदर आकर बैठी। किसी के आने की आवाज सुनी तो बच्चे भी तुरंत दौड़े चले आए और बोले, मम्मी आप किससे बात कर रहे हो? विमला जी के 5 साल की पोती बोली। तभी शरारती लहजे में उसके सिर पर एक चपट लगाते हुए उसका 8 वर्षीय भाई जय बोला, अरे देख तो, हमारे घर पर मेहमान आए हैं। तभी पीछे से पवन आया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, बेटा ये कोई मेहमान नहीं है, ये तुम्हारी दादी माँ है। जब तुम छोटे थे तब इनसे मिले थे। चलो जल्दी से इनके पैर छूकर आशीर्वाद लो। अपने पोता पोती से मिलकर विमला जी फूले नहीं समाई। उन्होंने बच्चों को अपने सीने से लगाकर खूब लाड दुलार किया और दिशा को तो अपनी गोद में ही बैठा लिया और बच्चों के साथ हंसने बतियाने लगी। लेकिन इधर अंदर ही अंदर हेमा के कलेजे पर सांप लौट रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि 2 कमरों के फ्लैट में वो अपनी सासू माँ की रहने की व्यवस्था कहाँ करे। मन ही मन उसे अपनी पति पर गुस्सा भी आ रहा था कि अगर माँ को वृद्धाश्रम से लेकर आना इतना ही जरूरी था तो उन्हें गांव क्यों नहीं छोड़कर आ गए? यहाँ मेरे सिर पर बिठाने की क्या जरूरत थी उन्हें? विमला जी अपनी बहू का स्वभाव जानती थी। हेमा का फूला हुआ चेहरा और उसकी नाराजगी साफ बयां कर रही थी, परंतु उसके इस रवैये को नजरअंदाज करते हुए
बच्चों से कहने लगी, अरे बच्चों, तुम्हारी दादी इतने समय बाद तुम्हारे घर आई हैं, तो क्या अपनी दादी को अपना कमरा नहीं दिखाओगे? हाँ दादी, जरूर दिखाएंगे, कहते हुए बच्चे अपनी दादी का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गए। तो पवन बोला, बच्चों, अपनी दादी का सामान भी अपने कमरे में ही रख दो। आज से दादी तुम्हारे पास तुम्हारे कमरे में ही सोएंगी। फिर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ पवन बोला, तुम जानती हो, तुम्हारी दादी बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती हैं। रात के मैं सोने से पहले उनकी कहानी जरूर सुनना। इतना सुनते ही दोनों बच्चे खुशी से चहक उठे। कमरे में बैठकर कभी अपनी दादी को अपने खिलौने दिखाने लगते, तो कभी उनके साथ गेम खेलने की जिद करने लगते। हेमा ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया तो विमला जी दोनों बच्चों के साथ खाना खाने के लिए बैठी। पवन भी हाथ मुंह धोकर आ गया। हेमा रसोई घर में सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां सेक रही थी। तभी विमला जी बोली, एक बात तो अच्छी हो गई बेटा, बहुत दिनों से मेरा भी बच्चों के साथ समय बिताने का बहुत दिल कर रहा था। भगवान ने मेरी इच्छा भी पूरी कर दी। अब तो चाहे भगवान अपने पास भी बुला ले तो भी कोई गिला नहीं। माँ की ये बात सुनकर पवन की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उन्हें किसी तरह छुपाते हुए वो खाना खाने लगा। सब लोग बड़े चाव से खाना खा रहे थे, लेकिन जय ने बेमन से जरा सी चपाती खाई और प्लेट सरकाते हुए बोला, बस, मुझे और भूख नहीं है। ये देखकर विमला जी बोली, अरे बेटा, तुमने तो बिल्कुल भी खाना नहीं खाया। खाना नहीं खाओगे तो खेलने और पढ़ने के लिए ताकत कैसे आएगी? तभी पवन बोला, माँ, जय को पेट में इन्फेक्शन चल रहा है, जिस कारण उसे अक्सर पेट दर्द और उल्टी की शिकायत रहती है और भूख भी नहीं लगती। तो बेटा, डॉक्टर को दिखाया नहीं क्या? दिखाया था माँ, पर दवाइयों का कुछ खास असर नहीं हो रहा है, कहते हुए पवन चिंतित हो उठा। रात के समय विमला जी के सोने की व्यवस्था बच्चों के कमरे में ही कर दी गई। बच्चे दादी के आने के बाद से बहुत खुश थे। सोने से पहले विमला जी ने उन्हें माखन चोर कान्हा जी की कहानी बड़े ही रोचक ढंग से सुनाई। दोनों बच्चे बड़े ही ध्यान से दादी से कहानी सुनने लगे। विमला जी को आए अभी एक दिन भी नहीं हुआ था कि दोनों बच्चे उनसे बहुत अच्छी सी घुल मिल गए थे। अगले दिन जब हेमा उठी तो देखा घड़ी में 7 बज रहे थे। ऑफिस को देर हो जाएगी, ये सोचकर जल्दी से उठी और नहा धोकर अपने और बच्चों के लिए 2 मिनट नूडल्स बनाने के लिए रसोई घर की ओर दौड़ी। लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकली, वो ये देखकर हैरान रह गई कि रसोई घर खाने की खुशबू से महक रहा था। उसकी सासू माँ ने सुबह सुबह ही आलू गोभी की सब्जी और गर्मा गर्म पराठे बना दिए थे। ये देखकर हेमा को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, परंतु दूसरे ही पल विमला जी के प्यार भरे शब्दों ने उसकी शर्मिंदगी दूर कर दी। अरे, उठ गई हेमा बेटा, तुम ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ। मैंने सबके टिफिन तैयार कर दिए हैं, चाय नाश्ता भी तैयार है। जल्दी से नाश्ता कर लो, नहीं तो ऑफिस जाने को देरी हो जाएगी। ठीक है माँ जी, लेकिन पहले मैं बच्चों को तैयार कर देती हूँ, मुस्कुराते हुए हेमा ने कहा। तो पीछे से बच्चों की आवाज आई, माँ, हम लोगों को तो दादी ने तैयार कर दिया है। आज दादी के साथ सुबह सुबह ही उठ गए थे। सारा नजारा देखकर हेमा आश्चर्यचकित रह गई। ऑफिस में लंच टाइम हुआ तो हेमा ने अपना टिफिन खोला, लेकिन उसके टिफिन को देखते ही उसकी सहकर्मी हैरान रह गए और बोले, कमाल है हेमा, आज तुम नूडल्स या सैंडविच की बजाय पराठे और सब्जी लेकर आई हो, और इतनी मनमोहक खुशबू आ रही है कि खाने को मन ललचा रहा है। लेकिन तुम्हारी जीवन शैली में इतना परिवर्तन आया कैसे? क्योंकि तुम्हें तो सुबह सुबह खाना बनाने का समय ही नहीं मिलता। तभी हेमा बोली, दरअसल बात यह है कि कुछ दिनों के लिए मेरी सासू माँ हमारे घर रहने आई हैं। ये सब उन्होंने ही बनाया है। हेमा और उसके सहकर्मियों ने देसी घी के पराठे और चटपटी आलू गोभी की सब्जी का आनंद लिया और वाह वाह करते हुए उंगलियां चाटते ही रह गए। शाम के समय जब हेमा और पवन
घर लौटे तो उस समय तक बच्चे भी घर आ चुके थे। हेमा के आते ही दिशा बोली, मम्मी, आज हमें स्कूल में टिफिन खाने में बहुत मजा आया। हर रोज मैगी, नूडल्स और सैंडविच खा खा कर हम लोग बोर हो गए थे। फिर जय ने कहा, हाँ मम्मी, आज मैंने भी अपना टिफिन पूरा खत्म किया है और मुझे पेट में दर्द भी नहीं हुआ। सच? जय की तबीयत में सुधार जानकर हेमा और पवन खुश होते हुए बोली। तभी विमला जी जय को सहलाते हुए बोली, और आगे से कभी दर्द होगा भी नहीं। अब देखना, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अपने बच्चों को दादी की माँ का प्यार मिलते देख पवन बहुत खुश था। विमला जी ने देखा कि दोनों बच्चे थोड़ी थोड़ी देर बाद बाजार के चिप्स और बिस्कुट खाने की डिमांड करते थे, तो उन्होंने बच्चों के लिए घर पर ही देसी घी और आटे की बिनिया आलू के चिप्स और नमकीन मटरी बनाकर रख दी। दादी के बनाए इन स्नैक्स के आगे अब बच्चों को पैक्ड फूड बेकार लगने लगा था और साथ ही उनकी सेहत में भी सुधार हो रहा था। उधर सासू माँ के आने से हेमा को तो जैसे बच्चों की चिंता ही नहीं रही थी। बच्चों के स्कूल से आने के बाद विमला जी इनकी खूब देखभाल करती, गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाती। अब घर में रेडी टू ईट खाने के पैकेट आने बंद हो गए थे। सब लोग घर पर बना गरम और ताज़ा खाना खाने लगे थे। जो बच्चे पहले स्कूल से आते ही टीवी या मोबाइल में व्यस्त हो जाते थे, वो बच्चे अब अपनी दादी माँ के साथ समय बिता रहे थे। सुबह के समय तो स्कूल जाने की जल्दी होती थी, लेकिन शाम के समय वे दोनों रोजाना दादी के साथ सोसाइटी में बने मंदिर में जाने लगे। हैरानी की बात तो ये थी कि उन्हें मालूम ही नहीं था कि उनकी सोसाइटी में कोई मंदिर भी था। हेमा और पवन के पास तो समय ही नहीं था उन्हें मंदिर ले जाने के लिए, लेकिन दादी के सानिध्य से वे वो दोनों अच्छी अच्छी बातें और संस्कार सीख रहे थे। एक रात हेमा पानी पीने के लिए उठी तो बच्चों के कमरे से आती कुछ आवाजों ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। झांक कर देखा तो विमला जी बड़े प्यार से दोनों को धार्मिक कहानियां सुना रही थी। दोनों बच्चे दादी के इर्द गिर्द लेटे हुए बड़े ध्यान से सुन रहे थे। ये दृश्य देखकर हेमा बहुत प्रभावित हुई। विमला जी बहुत अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु हिंदी भाषा की उन्हें अच्छी जानकारी थी और ये बात पवन जानता था। जब उसने बच्चों को ये बात बताई तो बच्चे बहुत खुश हो गए, क्योंकि हेमा बाकी सभी विषय उन्हें अच्छे से पढ़ाती थी, लेकिन हिंदी विषय नहीं पढ़ा पाती थी। वे दोनों हिंदी की पढ़ाई करते समय अपनी दादी माँ के पास आकर बैठने लगे और दादी बड़े ही अच्छे तरीके से उन्हें अब समझा देती। और तो और जो घर पहले हमेशा बिखरा रहता था, विमला जी के आने के बाद साफ सुथरा और व्यवस्थित रहने लगा था। घर की एक एक चीज बड़े सलीके से रखी होती थी। घर में आते ही हेमा और पवन को एक सुखद एहसास होने लगा था। हेमा तो उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई थी। अपनी सासू माँ के प्रति उसके मन में एक अपना तत्व और प्यार पनपने लगा था। शाम को ऑफिस से आने के बाद हेमा सबके लिए चाय बनाती और सब लोग एक साथ बैठकर गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते। सारा दिन काम करते करते सासू माँ थक जाती होंगी, ये सोचकर रात का खाना भी हेमा बना दिया करती थी और बड़े प्यार से अपनी सासू माँ को बिठाकर खिलाती थी। विमला जी को अपने बेटे के घर आए हुए पूरा 1 महीना होने को आया था। तभी एक दिन वृद्धाश्रम से भी फोन आ गया, मिस्टर पवन, नई बिल्डिंग तैयार हो गई है, अब आप अपनी माता जी को यहाँ छोड़कर जा सकते हैं। इतना सुनते ही पवन चौंक गया। इस 1 महीने के समय में वो ये भूल ही गया था कि वो अपनी माँ को केवल कुछ समय के लिए यहाँ पर लेकर आया है, लेकिन माँ को वापस छोड़ने जाने का उसका बिल्कुल भी दिल नहीं था। भरे गले से उसने हेमा से माँ को छोड़ने जाने की बात कही तो हेमा भी कुछ परेशान सी हो गई। फिर बोली, क्या माँ जी भी यहाँ से जाना चाहती हैं? तो पवन ने कहा, नहीं, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके आने से तुम्हें परेशानी हो रही होगी,
इसलिए मैंने सोचा है कि मैं कल ही माँ को छोड़कर आऊँगा। इस बात पर हेमा आंखें तैराकर पवन की ओर देखने लगी, लेकिन अब पवन ने कुछ ना कहना ही उचित समझा और चुपचाप सो गया। लेकिन हेमा की आंखों में नींद नहीं थी। काफी देर तक बैठे हुए कुछ सोचती रही। अगले दिन हेमा ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर घर वापस आ गई। तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए आते ही अपने कमरे में बिस्तर पर जाकर लेट गई। उसे परेशानी की हालत में देखकर विमला जी उसी समय उसके कमरे में आ गई। माथे पर हाथ लगाकर देखा तो बुखार से तप रहा था। बेटा, तुम्हें तो तेज बुखार है, परेशान होते हुए विमला जी बोली और जल्दी से जाकर दवाइयों के डिब्बे में से बुखार की दवाई निकाल कर ले आए। दवाई देकर उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखने लगी। थोड़ी ही देर में बुखार कम हो गया तो विमला जी तुलसी और अदरक वाली चाय बनाकर ले आए। हेमा का बुखार तो थोड़ी देर में उतर गया था, लेकिन उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। अब तक पवन भी घर लौट चुका था, लेकिन हेमा को क्या परेशानी है विमला जी की समझ में नहीं आ रहा था। बिना कुछ बताए वो बस रोती ही जा रही थी। लेकिन शायद पवन हेमा के रोने का कारण जानता था, इसलिए जानबूझकर उसने अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए उनका सामान पैक करना शुरू कर दिया। तभी हेमा अपनी सासू माँ को लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। आपके प्यार को समझने में मैंने बहुत देर कर दी। बचपन से ही ईश्वर ने मुझे माँ के प्यार से वंचित रखा और जब सासू माँ के रूप में मुझे माँ मिली तो मैं आपकी ममता को पहचान ही नहीं पाई। ऐसा निस्वार्थ प्रेम तो केवल एक माँ ही अपने बच्चों के साथ कर सकती है। अपनी बहू हेमा के मुंह से अपने लिए प्यार भरे शब्द सुनकर विमला जी भी भाग बेभोर उठी और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। तभी हेमा बोली, माँ जी, अब आप अपनी इस बेटी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, यही हमारे साथ रहेंगी। इस आधुनिक जीवन की भागदौड़ में मैं आज तक समझ ही नहीं पाई थी कि हमारे बड़ों का हमारे जीवन में कितना महत्व होता है। दादा दादी द्वारा दिए गए संस्कार और शिक्षा का बच्चों के जीवन पर इतना सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये मैंने आपके साथ रहने के बाद देखा। सच कहूँ तो परिवार शब्द का अर्थ भी मुझे आपके साथ रहने के बाद पता चला है। माँ जी, अब तो मुझे भी आपसे तरह तरह के पौष्टिक पकवान बनाने सीखने हैं। अब तो मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। ऐसा कहते हुए उसने अपनी सासू माँ के गले में अपनी बाहें डाल दी और फिर से रोने लगी। चल हट पगली, इतना भी कोई रोता है क्या? विमला जी ने उसे प्यार से झिड़कते हुए कहा और उसकी आंखों के आंसू पोंछते हुए बोली, अरे, अपनी बहू से इतना प्यार पाने के बाद मैं उसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? तभी पीछे से दोनों बच्चे आए और दादी माँ की टांगों से कसकर लिपट गई। फिर शरारती लहजे में बोली, जाना भी चाहोगी तो भी जाने नहीं देंगे दादी। अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। बच्चों की इन बातों से घर का माहौल खुशनुमा हो उठा और पूरा घर हंसी ठहाकों से गूंजने लगा। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि आखिर इंसान भगवान से औलाद क्यों मांगता है? इसलिए कि बुढ़ापे में बच्चे उनकी लाठी बने और जिंदगी का आखिरी दौर आसानी से अपने पोते पोतियों के साथ हंसते खेलते गुजर जाए। माँ बाप बच्चों के लिए हर कुर्बानी देते हैं, हर सुख सुविधा देकर उन्हें पालते हैं। इसलिए बच्चों का भी फर्ज बनता है कि जीवन की इस संध्या बेला में जब बुजुर्गों को उनके साथ की आवश्यकता होती है तो उन्हें माता पिता के लिए वो सब कर्तव्य निभाने चाहिए जिनकी आशा अभी उनसे करते हैं। सच ही कहा है, माँ गम के बदले खुशियां ही देती हैं। जितना मर्जी सता लो, हमारी आंख से आंसू आने पर भी वह भी रो देती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।